नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या बहुमत के प्रकार। बहुमत क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, कितने प्रकार के बहुमत होते हैं ये समझेंगे और इन बहुमतों की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है वो समझेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुमत के प्रकार ऐसा कोई टॉपिक तो हमने पॉलिटी में पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा ये अलग से एक टॉपिक ना होते हुए सभी टॉपिक्स का एक ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट में कुछ प्रकार के बिल होते हैं, वो बिल कैसे पास होते हैं। जैसे मनी बिल है, वो किस मेजॉरिटी से पास होता है। किसी का रिमूव करना है, वो किस तरीके से रिमूव किया जाता है, उसमें कौन सी मेजॉरिटी लगती है। सर आप मेजॉरिटी मेजॉरिटी तो कह रहे हो, पर मेजॉरिटी क्या होती है ये भी बता दो ज़रा। ये अगर मैं भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य से देखूं तो विधेयक और प्रस्ताव को पास करने के लिए बहुमत की हमें आवश्यकता पड़ती है, पर यह तो आवश्यकता की बात हुई। ये चीज क्या है बहुमत, ये समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक क्लास है और उस क्लास में 20 सदस्य हैं, 20 मेंबर हैं, 20 स्टूडेंट हैं। मैं आता हूं और आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आज हम प्रेसिडेंट पढ़ें या हम गवर्नर पढ़ें, और मुझे इसका उत्तर आपसे ऐसे चाहिए कि ज़्यादातर बच्चे जो क्लास के हों वो एक पक्ष में जाए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि बेटा जो लोग गवर्नर पढ़ना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस कर दें। और मान लीजिए इन 20 में से 11 बच्चे हैंड रेस करते हैं किस चीज़ के लिए, गवर्नर पढ़ने के लिए। तो मैं ये समझ जाता हूँ कि बहुमत किस साइड है, गवर्नर के साइड है। यानी कि आज मुझे जिस विषय को पढ़ाना है वो क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। ऐसे ही पार्लियामेंट में अगर कोई बिल आया और उस बिल को एक्ट तक की यात्रा करनी है तो उस यात्रा में उसे बहुमत के दौर से गुजरना होगा। और ये यात्रा कैसे संपन्न होती है ये थोड़ा हम समझेंगे। इससे पहले एक चीज समझो, आपके संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। ये बताता है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। किस चीज के बारे में बताता है, पार्लियामेंट या संसद, पार्लियामेंट या संसद के बारे में। और हमें यह पता चलता है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। इसके अलावा पार्लियामेंट का एक और अंग है जो है आपके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। कौन है इनके एक और अंग, राष्ट्रपति। अगर किसी बिल को एक्ट बनना है, किसी विधेयक को कानून बनना है, अधिनियम बनना है, तो इन तीनों के पास से होकर गुजरना होगा। हालांकि कौन सा बिल किस सदन में आएगा ये डिफर करता है सिचुएशन के हिसाब से, कौन सा बिल है। कुछ बिल हो सकता है लोकसभा में आए, कुछ बिल हो सकता है केवल राज्यसभा में आए, कुछ मोशंस हो सकता है राज्यसभा में आए, लोकसभा में ना आए। अगर इन पर एक बिल है, मान लो वो आता है पहले लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट महोदय अगर उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं तो वो बिल बन जाता है एक्ट, वो विधेयक बन जाता है अधिनियम। सर आप ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि जब बहुमत हम समझेंगे तो मैं बार बार लोकसभा की बात करूंगा, राज्यसभा की बात करूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। मैं बिल की बात करूंगा, एक्ट की बात करूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, चर्चा के दौरान ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 81। ये बताता है लोकसभा की, आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये थी पहले, ध्यान देना मैंने बोला पहले, ये थी 552। पहले 552 में से स्टेट से जो सदस्य आते थे उनका नंबर होता था 530। यूनियन टेरिटरी से जो सदस्य आते थे, केंद्र शासित प्रदेशों से, उनका नंबर होता था 20। और 2 मेंबर जो होते थे वो एंग्लो इंडियंस होते थे। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है,
तो ये आपने पढ़ा होगा, इसके पहले के लेक्चर्स में ये बताया गया है एंग्लो इंडियन क्या होता था। तो ये जो दो एंग्लो इंडियंस हैं ये होते थे बेटा नॉमिनेटेड यानी कि नामांकित। सर ये नहीं समझ में आ रहा है नॉमिनेटेड क्या है। नॉमिनेटेड का मतलब है कि इनका इलेक्शन नहीं हुआ है, इनको बस चुन लिया गया है। तो टोटल पहले कितने होते थे 552, पर आपके संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको हम कहते हैं 104th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020। और ये जो नॉमिनेशन हो रहा था 2 मेंबर्स का, इस पर लगा दी इसने रोक। वैसे ये नॉमिनेशन करता कौन था? ये नॉमिनेशन होता था, इसको नॉमिनेटेड करते थे आपके प्रेसिडेंट। ये जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनको नॉमिनेटेड करते थे आपके प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा लोकसभा की पहले टोटल स्ट्रेंथ होती थी 552, पर इस वाले पूरे कार्यक्रम के बाद अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी बची है? तो अब टोटल स्ट्रेंथ है 550। ये है मैक्सिमम बेटा, है ना, करंट स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कितनी है? 550। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो करंटली वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 543। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल और समझ लो, उसके बाद अपनी कहानी को अपन आगे की दिशा में ले जाएंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 80, और ये बताता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, टोटल यानी कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, और वो है 250। इन 250 में से कुछ होते हैं इलेक्टेड, कुछ मेंबर होते हैं आपके इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, और कुछ होते हैं नामांकित यानी कि नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड और निर्वाचित, निर्वाचित होते हैं आपके 238 और नामांकित होते हैं आपके 12, और इन 12 का नॉमिनेशन कौन करते हैं? यहां भी प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। पर बेटा एक बात याद रखना कि अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है, वो कितना है? 245। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं समझा, हमने बस इतना समझा कि बहुमत क्या होता है। एक आर्टिकल देखा अपन ने, आर्टिकल 79, जो कि बताता है संसद के अंग कौन है? प्रेसिडेंट है आपके, राज्यसभा है, लोकसभा है। एक आर्टिकल देखा आर्टिकल 81, जो कि बताता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, जो कि कितनी थी पहले 552 और अब कितनी है 550। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सदस्य संख्या थी कितनी आपकी 552, उसमें से 2 जो रहते थे वो नॉमिनेटेड रहते थे एंग्लो इंडियन मेंबर्स, पर उनको हटा दिया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 104 से। राज्यसभा का एक आर्टिकल देखा अपन ने आर्टिकल 80, और वो बताता है क्या? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है? 250 है। ये टोटल मैक्सिमम वाली है। प्रेजेंट में कितनी है? 245, और ये 250 में से 238 हैं आपके इलेक्टेड, और जो बाकी के रह गए वो कितने हैं? नॉमिनेटेड हैं, वो है 12, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट महोदय। हम अपनी कहानी पे आते हैं। हम बहुमत के प्रकार दिख रहे थे, और बहुमत के 4 प्रकार होते हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, और एक होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में अपन को पढ़ना है एक आर्टिकल 249, एक आर्टिकल पढ़ना है 368। उसके अलावा अपन को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखना है, जैसे आर्टिकल 61। आप में से अधिकतर लोग इस आर्टिकल के बारे में जानते होंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तब इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अगर ये आर्टिकल तक पहुंच जाओ तो इसके पीछे की एक कहानी है, इसके पीछे का एक बेस है, आधार है, वो भी लिख देना, आपका ही रिवीजन हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं अब सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी की अगर बात करें तो हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सर पर ये क्या होता है, इसको समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है। टोटल स्ट्रेंथ मान लेते हैं अभी के लिए, जो प्रेजेंटली है वो है 543। मैंने कहा कि इसमें से कुछ सीट वैकेंट हैं,
उन पर इलेक्शन नहीं हुए और वो वैकेंट सीट्स हैं 3। मैंने कहा इसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एब्सेंट हैं, जो अनुपस्थित हैं, जो आए नहीं हैं, जो क्या है, अनुपस्थित हैं, वैकेंट है, अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, वो हैं 20। इसमें से कुछ मेंबर हैं जो बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, नोट वोटिंग, और वो हैं 20 मेंबर बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। टोटल स्ट्रेंथ थी 543। तीन जो स्थान है वो रिक्त हैं। 20 लोग हैं जो आए नहीं हैं और 20 बोल रहे हैं हमें वोट नहीं देना है। आप इस कंडीशन में समझो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कैसे होगा, मतलब कि ऐसे लोग जो उपस्थित हैं और ऐसे लोग जो वोट दे रहे हैं, उसमें से मैं क्या करूंगा, इस टोटल स्ट्रेंथ में से 3, 20 और 20 इनको हटा दूंगा, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ बचेगी वो क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली है, जो कि आपकी क्या है, 500। तो आपकी डेफिनेशन कहती है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, दैट मीन्स कि 251 आपकी होगी सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से बिल पास होते हैं बेटा, आपका मनी बिल इससे पास होता है, ऑर्डिनरी बिल इससे पास होता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इससे पास होता है। एक चीज याद रखना, अगर ऑर्डिनरी बिल तक आ गए हैं तो एक आर्टिकल याद रखना, सॉरी मनी बिल तक आ गए हैं तो एक आर्टिकल याद रखना 110, जो कि डील करता है किससे, आपके मनी बिल से, धन विधेयक से। एक चीज और याद रखना, एक आर्टिकल है आर्टिकल 112, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि ये डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आपके आर्टिकल 112 में है और जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बजट जैसा कोई शब्द आपके संविधान में नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। यहां तक की चर्चा में हमने जाना बहुमत क्या है, आर्टिकल 80, 81 और 79। इसके अलावा हमने जाना कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, इससे मनी बिल पास होता है और मनी बिल है 110 में, एक आर्टिकल है 112, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत, कोई चीज पूर्ण कब होती है? जब उसमें से कुछ ना हटे, उसमें सब कुछ हो। और आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स के मामले में सब कुछ होने का मतलब क्या है, जितनी प्रेजेंट में सीट्स हैं वो सीट्स के पूरे मेंबर वहां उनकी उपस्थिति हो या उनका जो मेजॉरिटी हो वो हो। जैसे कि इधर देखो, मैंने कहा लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी, अभी के लिए 543 मान लेते हैं। और इससे पहले आपको सिंपल मेजॉरिटी में मैंने कुछ कहानी बताई थी कि कुछ लोग हैं जो वोट नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ लोग उस दिन आए ही नहीं हैं और कुछ सीट वैकेंट है। पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की केस में हम ये तीनों फैक्टर, वैकेंट वाला, अनुपस्थित वाला और आपका नॉट वोटिंग वाला, इन तीनों फैक्टर को इग्नोर करते हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब है टोटल स्ट्रेंथ। और टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 होता है 543 का हाफ कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है लगभग 272 के समथिंग। और यही है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत। और इससे बनती है आपकी सरकार। अगर सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 272 सीट चाहिए। कहां? लोकसभा के मामले में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत। ये कहता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, तो उसको वही एग्जांपल लेते हैं अपन पुराना वाला। लोकसभा की सदस्य संख्या मानते हैं अभी है 543, वैकेंट सीट है 3, नॉट वोटिंग है 20, ये बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, और हैं आपके एब्सेंट, अनुपस्थित, जो लोग नहीं आए हैं वो हैं आपके 20।
अगर मैं ये कहता कि ये बात चल रही थी आपकी सिंपल मेजॉरिटी की, तो मुझे प्रेजेंट एंड वोटिंग निकालना पड़ता और वो होता आपका 500। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बात चल रही है, ये चर्चा चल रही है किसकी, आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी की। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। पर आपने अभी तक नहीं बताया इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हम ये वाले फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते, इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते कि कौन वोट नहीं दे रहा है, कौन आया नहीं है, इन फैक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करते। हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ वैकेंट सीट्स को और जो प्रेजेंट में टोटल स्ट्रेंथ है उसको, और इसका निकालते हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है आपकी? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट, यानी कि 543 माइनस 3 दैट इज 540। यानी कि ये जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकली आपकी, इसका 50% प्लस 1 निकाल लो। अगर इसका 50% प्लस 1 निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी आ जाती है, और वो कितनी होती है? 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यानी कि 271। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई? 540, और इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हुई? 271। ऐसी इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय के रिमूवल में। पर याद रखना कि इनको रिमूव करने का मोशन, प्रस्ताव केवल कहां आ सकता है? राज्यसभा में। कहां आ सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं आ सकता। इफेक्टिव मेजॉरिटी का उपयोग और कहां कहां होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का उपयोग होता है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब के रिमूवल में किसका प्रयोग किया जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का। अच्छा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। एक बात याद रखना, हमने देखा अभी तक सिंपल मेजॉरिटी 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या हुई आपकी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकली? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। यहां तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। हम अपने इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर हैं, और जहां हम समझेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। दोस्त ध्यान देना, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कोई विशेष चीज के बारे में बात हो रही होगी, है ना। जो साधारण नहीं है वही तो स्पेशल है ना। एक बात समझो, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? वो हर आर्टिकल के हिसाब से वेरी करती है। जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। पहले इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इस अनुच्छेद के लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, वो स्पेशल मेजॉरिटी, वो विशेष बहुमत क्या होता है। आर्टिकल 249 में जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो समझने से पहले हम समझते हैं 249 ये कहता है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, वो कानून बना सकती है। लॉ मेकिंग किसके कानून बना सकती है? स्टेट लिस्ट के। और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर कानून कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। पर कब बना सकती है? जब ऐसा कोई मोशन राज्यसभा, जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा ऐसा कोई मोशन पास करती है, ऐसा कोई प्रस्ताव पास करे तो बना सकती है। और ये प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर नहीं आया समझ में, अभी आएगा। एक काम करते हैं, अगर हमें देखना है ये वाले आर्टिकल को डेप्थ में, तो हमें समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7।
7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची, और एक होती है आपकी राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगर कोई सब्जेक्ट संघ सूची में है, कोई विषय अगर संघ सूची में है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगी, केंद्र बनाएगी, यानी कि संसद बनाएगी। अगर कोई सब्जेक्ट आपकी राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधानसभा बनाएगी। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां की विधान परिषद बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। समवर्ती सूची में जो भी कानून होंगे, विषय होंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। राज्य पर राज्य बना सकता है, संघ पर संघ बना सकता है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब राज्य की सूची पर संघ को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। पार्लियामेंट को आवश्यकता पड़ती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाए। ऐसी कंडीशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 249, जो पावर देता है किसको? आपके पार्लियामेंट को कानून बनाने की राज्य सूची पर वो कैसे बनेगा? अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे। और इसमें जो विशेष बहुमत है वो क्या होता है? इसका जो विशेष बहुमत है, इसका जो स्पेशल मेजॉरिटी है, इस आर्टिकल के अंतर्गत वो स्पेशल मेजॉरिटी कहती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लेते हैं लोकसभा की प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है वो 245 है। इसमें से मान लेते हैं वैकेंट जो सीट है वो है 5। 20 लोग हैं जो कैसे हैं? नोट वोटिंग वाले हैं, और 20 अनुपस्थित हैं। 20 कैसे हैं? अनुपस्थित, जो आए ही नहीं है। तो टोटल कितने हो गए ये? अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ में से ये सब माइनस कर दें तो ये बचता है आपका 200। और अगर 249 वाला आर्टिकल आपको लागू करना है, पार्लियामेंट को ये पावर देनी है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए, तो राज्यसभा में एक मोशन लाना होगा, और उस मोशन को कैसे पास करना होगा? 200 के 2/3 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 3 6 18, 3 6 18 समथिंग ये होगा आपका 12 13 1 133 के समथिंग, अप्रॉक्स इतना ही जाएगा। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे मत जाओ, सिर्फ इस पर जाओ कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहती है। स्पेशल मेजॉरिटी कहती है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और वो आ गया अपना 200 का 2/3 ले लोगे तो आपकी जो स्पेशल मेजॉरिटी है 249 के तहत वो मिल जाएगी। इसके अलावा एक आर्टिकल है 368। कौन सा है आर्टिकल? 368। और ये आर्टिकल बात करता है संविधान में संशोधन की, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। संशोधन क्या होता है? सिंपल सा मतलब है संशोधन का, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को जोड़ लेना, इसको कहते हैं हम संशोधन। यानी कि उसमें कुछ रेटिफिकेशन करना है, उसमें कुछ चीजें हमें सही करनी है, उसको कहते हैं हम संशोधन। अब इसको कैसे देखा जाएगा संशोधन को? हम संशोधन को देखने के लिए आर्टिकल है 368, जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या ये पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राज्य की विधानसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इस पॉइंट को याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर घुमा फिरा के आपसे ये पॉइंट पूछ ले। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है, और इस प्रक्रिया में 2 तरह की प्रक्रिया है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में 2 कंडीशंस हैं।
अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। संविधान में संशोधन करने के लिए पहले बिल लाना पड़ेगा, वो बिल पास हो गया तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। ठीक है। टाइप 1 में अपन देखते हैं कि अगर संशोधन करना है तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी। 368 का संशोधन का जो तरीका है वो ये कहता है टाइप 1 का कि आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतनी तो मेजॉरिटी लेनी ही है, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। पूर्ण सदस्य संख्या का बहुमत और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपके संविधान में संशोधन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझो। अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कहूं तो इसको ये भी कह सकता हूं मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बोलो हाँ कि ना। कह सकता हूं कि नहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या कहती थी, टोटल मेंबर्स का हाफ प्लस 1। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी, 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, वही वाला एग्जाम्पल। वैकेंट है 3, नोट वोटिंग है 20, एब्सेंट है 20, टोटल बन गए 500। ये हैं आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर इनका 50%, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका कितना लेना पड़ेगा हमें, 2/3। तो इसका 2/3 कितना होता है आपका, अगर देखा जाए तो 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18 पॉइंट समथिंग होगा, 2 6 12, 2 6 12 और 1 3, 2 1 2 एंड 3, 332, यानी कि 333 इतना। और अगर आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम पहले निकाल चुके हैं। अगर यही एग्जांपल लिया है सेम तो इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखते हैं कितनी है, 272। दैट मीन्स कि आपका जो टाइप 1 वाला संशोधन है वो हो सकता है, क्योंकि आपकी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है 2/3 और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली। ठीक है। इसमें जो टाइप 2 है वो 3 कंडीशन बनाता है। कंडीशन फर्स्ट तो वही प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, दूसरी वही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली, और थर्ड है आपकी कंडीशन रेटिफिकेशन ऑफ 50% स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट या 50% स्टेट, इनका रेटिफिकेशन होना चाहिए, इनसे अनुमति मिलनी चाहिए। तो इस तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। इस तरह के संशोधन आते हैं आपके फेडरल टाइप के प्रोविजंस में। जो भारत को संघ बना रहे हैं, ऐसे अगर किसी पार्ट में संशोधन करना है तो टाइप 2 उपयोग करेंगे, नॉर्मल्स के लिए टाइप 1 का उपयोग करेंगे। पर कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो 368 के अंतर्गत संशोधन की श्रेणी में नहीं आते। उसका एग्जाम्पल आप देना मुझे कमेंट सेक्शन में। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपन नेक्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेंशन है आपके आर्टिकल 61 में। और हो सकता है आपको अब तक आर्टिकल 61 का जवाब भी मिल गया होगा। यह है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट महोदय को इम्पीच करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजॉरिटी की। और इनका इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है राष्ट्रपति महोदय का, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। इनको अगर हटाना है इनके पोस्ट से तो इसका आधार है ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाया जा सकता है।
पर इसके लिए जरूरत पड़ेगी स्पेशल मेजॉरिटी की, और इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, जो विशेष बहुमत होता है, वो होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब वो हाउस कौन सा है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, दोनों की स्ट्रेंथ का आपको 2/3 चाहिए। मतलब कि लोकसभा की स्ट्रेंथ का 2/3 और राज्यसभा की स्ट्रेंथ का 2/3 अगर दोनों से पास होता है तो आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो इम्पीच हो जाते हैं, उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है। पर आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है और ना ही किसी को इम्पीच किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और कैसे होता है ये, विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत क्या है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा की अगर टोटल स्ट्रेंथ में मानता हूं 543 है, तो इस 543 का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 और 3, यानी कि 362 मेंबर्स की आपको मेजॉरिटी चाहिए अगर राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाना है तो। अभी तक जितना पढ़ा हमें उसको एक बार रिकॉल करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं सारे फैक्ट को। मैंने आपकी क्लास के स्टार्टिंग की आपको बताया कि जो आपका संविधान है, संविधान में बहुमत के द्वारा ही पार्लियामेंट कोई बिल को एक्ट बनाती है। बिल को एक्ट बनना है तो 3 चरणों से गुजरना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और अंत में जाना होगा प्रेसिडेंट महोदय के पास। आपकी संसद के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई है और वो कितनी है आपकी 250, पर प्रेजेंटली कितनी है 245। लोकसभा की आपकी स्ट्रेंथ बताई है कितनी है 552, पर प्रेजेंटली कितनी है, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 550। और उसके पीछे का रीजन क्या है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था 2020 में, और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेशन करने वाला प्रावधान ही हटा दिया गया। इसके अलावा अब जो प्रेजेंटली स्ट्रेंथ है वो कितनी है, प्रेजेंट में 543। उसके बाद हमने चर्चा की सिंपल मेजॉरिटी की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, इफेक्टिव मेजॉरिटी की, और स्पेशल मेजॉरिटी की। ये चर्चा की हमने। मैंने बताया सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1। अब ये प्रेजेंट एंड वोटिंग कैसे निकालते हैं हम, इसमें से माइनस करते हैं वैकेंट, इसमें से माइनस करते हैं नोट वोटिंग, और इसमें से माइनस करते हैं हम एब्सेंट। ये तीनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारी जो सदस्य संख्या है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली वो आ जाती है टोटल स्ट्रेंथ में से। फिर अपन ने बात की कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1। और उसमें हम ये नहीं देखते कि वैकेंट है, नोट वोटिंग है, एब्सेंट है, हमें चाहिए जो टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 543 उसका हाफ + 1, तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी। और इससे किसको हटाते हैं अपन, इससे हटाते नहीं है, इससे सरकार बनती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1 से आपका बनता है धन विधेयक पास होता है, और वो 110 में है, मनी बिल, याद आया। जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है वो कैसे निकाली जाती है, वो ये कहती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% + 1, मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलती है आपकी टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट सीट माइनस करने पर, और इसका 50% + 1 निकाल दो तो आपका आंसर आ जाता है, यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी आ जाती है। और इसका यूज कहां होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा के सभापति को हटाने का मोशन केवल कहां आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। यहां तक आपको समझ में आया। फिर स्पेशल मेजॉरिटी में हमने चर्चा की आर्टिकल 249 की। 249 पावर देता है पार्लियामेंट को स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का, पर यह कानून का पावर मिलता कैसे है, राज्यसभा के स्पेशल मोशन से।
स्पेशल मोशन जो आएगा उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करो, और स्पेशल मेजोरिटी इस मामले में कितनी थी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक आर्टिकल पढ़ा अपन ने 368, और 368 में दो तरह के संशोधन थे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में दो शर्तें थी, ए और बी। ए शर्त कह रही थी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और बी कह रही थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। टाइप 2 में तीन शर्त हो जाती हैं, ए, बी और सी। ए कहती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बी कहती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और सी कहती है 50% या हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन। और रेटिफिकेशन कौन देगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, विधानसभा में विधायक होते हैं और संसद में सांसद होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जो कि आपके विधायक महोदय होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि आपके सांसद होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा एक और आर्टिकल, आर्टिकल 61, जो चर्चा किसकी कर रहा था, आपके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इनको कैसे लाया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से, और वो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, जो कि बहुत टफ है और आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया हुआ है ये लेक्चर, तो एक इससे पहले भी एक लेक्चर बनाया अपन ने प्रेसिडेंट पर, तो वो देखें अगर देखा ना हो तो, और इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, ये बहुत आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।